हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना नया लेक्चर। और जो नया लेक्चर उसका जो टॉपिक है वो है अपने पास टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉ ऑन अ डाइपोल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं टॉ। देखो टॉ का फॉर्मूला इसके लिए बेटा आपको आना चाहिए। टॉ का मतलब क्या है अपने पास, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। जैसे अगर अपन बात समझें कि सपोज करो, अगर अपन ये बोल रहे हैं कि मान लेते हैं ये अपने पास एक सपोज रॉड है, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है। दिस इज द फोर्स, है कि नहीं। इन दोनों के बीच में अपने पास जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी है, दिस इज द सपोज एनी एल डिस्टेंस। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है तो अपन यहाँ पे टॉ का फॉर्मूला क्या, देखो ये वाला फोर्स इसको किधर घुमाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और ये फोर्स किधर घुमाएगा, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो ये क्या करवा रहा है, इसको रोटेट करवा रहा है। रोटेट करवा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या आ रहा है, टॉ आ रहा है। देखो रोटेशनल मोशन में जो फोर्स होता है उसको अपन किस टर्म में यूज़ करते हैं, टॉ के टर्म में यूज़ करते हैं। ओके, तो टॉ है क्या अपने पास, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। बोला आ रही है बात समझ में। अब बात क्या है, ये अपने पास है फोर्स और ये क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इनके बीच में अपने पास जो डिस्टेंस है ये क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, जो फोर्स है ये और इनके बीच में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। हालांकि देखो इसके अंदर अलग अलग केस भी हैं कि अगर हिंज लग रहा है तो कहीं अगर मान लो मिड से रोटेट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस चेंज करते हैं। ओके, तो अभी अपन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या बात कर रहे हैं कि फोर्स यूँ लग रहा है तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन इस चीज़ को यहाँ से इस तरीके से समझ सकते हैं। तो फोर्स का ये सॉरी टॉ का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अपन। और 11th क्लास में ओबियसली आपने अच्छे से इसको पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा हो तो अभी हम बहुत ही जल्दी 11th क्लास और 10th क्लास का कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ओबियसली उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं 11th क्लास का। ठीक है, चलिए अब अपन बात क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इसके बीच में अपन ने क्या रख दिया, डायपोल रख दिया। दिस इज डायपोल माइनस क्यू। ओके, एंड ये अपने पास हो गया प्लस क्यू। ओके, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन ने कितने मान ली बेटा, दिस इज द 2a डिस्टेंस। क्लियर, चलिए अब अपन यहाँ पे बात करेंगे फोर्स की। तो यहाँ से अपन क्या बोल रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेज के अंदर। तो ये क्या है अपने पास, फोर्स, सपोज दिस इज F1 एंड इसकी वैल्यू कितनी है, QE के इक्वल। ऐसे इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव चार्ज किधर जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से F2 दिस इज इक्वल टू QE। ओबियसली ये भी कितना होना है, QE। ओके, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, कर सकते हैं। चलिए अब अपन ये बोल रहे हैं कि दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो F1 की वैल्यू बेटा आप निकाल लो। F1 क्या होता है अपने पास, दिस इज द QE। क्या है ये, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। ओके, दिस इज द फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। ऐसे अगर अपन बात करें F2 की, ठीक है, तो F2 क्या है अपने पास, दिस इज ओबियसली अगेन QE। भाई इसके लिए भी क्या आएगा अपने पास, QE आएगा। अब ये क्या है अपने पास, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है। अब बात किसकी करें, अब अपन यहाँ पे बात करते हैं किसकी, F नेट की। तो बेटा नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे आप, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की ये है कि ये अपने पास क्या अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर है, तो ओबियसली अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द प्लस QE एंड दिस इज माइनस QE।
ओके, तो स्टूडेंट्स आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अब देखो एफ नेट 0 होने से क्या क्या होता है समझो। देखो ये अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अपन इसको दो तरीके से यहाँ पे फोर्स लगा सकते हैं। जैसे मान लो एक तो मैं लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ और यहाँ से मैं लगा रहा हूँ नीचे की तरफ। तो ये अगर मैं यूँ लेके जाता हूँ तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्या करेगा, रोटेट करेगा। मैं अगर इसको ऊपर लेके जाऊँ फोर्स को और ये नीचे लगाऊँ तो भी ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। सही बात है। मतलब अगर अपन को रोटेट करवाना है तो दो फोर्स लगनी चाहिए इक्वली। पहली बात तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, वो एक लाइन के अलोंग नहीं होनी चाहिए, गैप होना चाहिए बीच में। जैसे ये फोर्स और ये फोर्स, इनके बीच में गैप दिख रहा है आपको। तो इसके अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक फोर्स में पाई इधर लग रहा है और एक फोर्स में पाई इधर लग रहा है, तो क्या ये रोटेट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्सेज क्या एक सेम लाइन के अलोंग है। क्लियर हो रही है बात। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर और ये नीचे लगा रहा हूँ तो ये एक लाइन में नहीं है, तो ये रोटेट करवाएगा। और इस टाइप के फोर्सेज को बेटा अपन बोलते हैं कपल फोर्सेज। क्या बोलते हैं, कपल फोर्स। मतलब मैं ये कह सकता हूँ बिकॉज F1 एंड F2 आर कपल फोर्सेज। क्या है ये, कपल फोर्स है। अगर ये कपल फोर्स है तो बेटा क्या बोल सकते हैं, सो डाइपोल विल रोटेट। देखो कपल फोर्सेस का काम होता है रोटेट करवाना, ठीक है, रोटेट एंड टॉ विल एक्ट, और उससे क्या लगेगा, टॉ लगेगा। क्लियर है बात, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये वाला फोर्स को इधर घुमाएगा तो ये ये क्लॉकवाइज में टॉ लगेगा, इसका टॉ किधर लगेगा, इधर लगेगा। ओके, और ये इसको इधर घुमाएगा तो ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा तो ये क्या लगेगा, टॉ लगेगा। बोलो बात सही है, क्लियर है एकदम बात। अब यहाँ पे अपन आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोला गया है कि अपने पास क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को घुमा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या निकाल सकते हैं, टॉ निकाल सकते हैं। अब टॉ कैसे निकालोगे, टॉ कैसे निकालोगे, टॉ क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉ इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फोर्स कितना है अपने पास, QE है कि नहीं। और अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो देखो समझने की बात यह है स्टूडेंट्स कि ये अपने पास क्या है, डाइपोल है। दिस इज द -Q, ओके, एंड दिस इज +Q। और आपको पता है ये इसके बीच में ये अपने पास ये डिस्टेंस कितनी है, अपने पास 2a डिस्टेंस है। क्लियर है। एक चीज़ अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर लग रहा है एक फोर्स और एक फोर्स यहाँ पे यूँ लग रहा है, दिस इज़ द F1 एंड दिस इज़ F2। क्लियर एकदम बात। आगे की बात अपन देखते हैं। देखो ये अपने पास इस तरीके से ट्रायंगल बन सकता है। और आपको एक बात पता है कि अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो डायपोल की डायरेक्शन किधर होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ही ना अपने पास, देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, तो इनके बीच में एंगल कितना मान सकते हैं अपन, थीटा एंगल मान सकते हैं। तो अपन ने कहा कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और ये क्या है, डायपोल है, और इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा बताओ, थीटा एंगल हो जाएगा। अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो बताओ क्या होगा। अपन यहाँ पे ये जो दोनों फोर्स हैं, देखो ये दोनों फोर्स यूं लग रहे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो ये अपने पास कितना है, 2a, ये कितना है बेटा, 2 है। अगर यहाँ पे आप देखो वेक्टर तरीके से, वेक्टर से भी निकाल सकते हो और आप चाहो तो ज्योमेट्री यूज करके निकाल लो। तो अगर मैं वेक्टर यूज करके निकालता हूँ तो आपको पता है एंगल की तरफ क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट। देखो ये अपने पास वेक्टर हो गया 2a, ये क्या हो गया आपका 2a cos थीटा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2a sin थीटा। ये बेटा वेक्टर है, वेक्टर आपको आना चाहिए। देखिए एंगल की तरफ अपने पास कौन सा कंपोनेंट बनता है, cos कंपोनेंट, और एंगल से अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, क्या बनता है बेटा, दूसरी तरफ क्या बनेगा, साइन कंपोनेंट। तो साइन कंपोनेंट की पैरेलल शिफ्टिंग कर दो तो ये कितना आ जाएगा
2a sin थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? दोनों फोर्सेस के बीच का जो गैप है वो कितना आ गया बेटा? 2a sin थीटा। और आप चाहो तो यहाँ पे बेटा ज्योमेट्री भी लगा सकते हो। ज्योमेट्री अगर आप लगाते हो तो आपको पता है ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो इसको कोई भी नेम दे दो आप, a b एंड c। अगर आपको ये बी सी निकालना है, ठीक है, क्या आएगा बताओ? ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हो गया आपका? हाइपोटेनस। तो अगर मैं यहाँ पे ये निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे काम करो, इसको आप बोल दो साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? सी बी देन अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 2a। तो बताओ सी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? इस 2a को आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, कितना आ जाएगा? 2a sin थीटा। बोलो कर सकते हैं? चलिए आगे अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये वैल्यू क्या बनेगी आपके पास? देखो q, इस 2a को आगे ले जाओ और ये कितना आ जाएगा? EA। देखो आप चाहो तो यहाँ पे 2a की ज़रूरी नहीं है ना, आप चाहो तो L ले लो, आप चाहो तो A ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? साइन थीटा। तो यहाँ से q इंटू 2a क्या बन गया? P डायपोल मोमेंट, और ये क्या आ गया? साइन थीटा, PE साइन थीटा। ओके, दिस इज द टॉ। ओके, ये आपके पास क्या बन गया? टॉ का फॉर्मूला बन गया। अभी आपको पता होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। अगर मैं इसके वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ तो वेक्टर फॉर्म कैसा हो जाएगा? दिस इज द, देखो ये अपने पास साइन आ रहा है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? P क्रॉस E। क्या बोलेंगे बेटा? P क्रॉस E, P क्रॉस E। क्लियर है? मतलब अगर मान लेते हैं डायपोल मोमेंट इधर है अपने पास, और ये क्या है अपने पास बताओ? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना, अगर मुझे यहाँ पर टॉ की डायरेक्शन निकालनी है बेटा, तो टॉ की डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूँगा? P से, देखो P क्रॉस E मतलब P से E की तरफ घुमाना है, ठीक है। तो फिंगर को किधर घुमाओगे? P से E की तरफ, P से E की तरफ, तो किधर जाएगा? इनवर्ड। मतलब टॉ कैसा होगा? इनवर्ड होगा, ठीक है। टॉ कैसा होगा? इनवर्ड। क्या ये बात समझ में आई आपको? टॉ कैसा होगा? इनवर्ड होगा। देखो ये यूँ जाकर इनवर्ड होगा, मतलब ये जो P और E है उसके परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे अपन? परपेंडिकुलर इनवर्ड टू P एंड E प्लेन। जो आपके पास अभी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। जैसे ये डायपोल है, ये P हो गया, तो P से E की तरफ घुमाओ तो टॉ किधर लगेगा? इनवर्ड लगेगा। बोलो क्लियर है क्या बात? कोई प्रॉब्लम है? मतलब ये डायपोल इस तरीके से घूमेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और टॉ किधर लगेगा? इनवर्ड लगेगा। बोलो क्लियर है? आगे चलें। अब इसके कुछ केस आते हैं, तो केस अपन पढ़ सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर आप इसके केस को पढ़ते हो, चलिए आगे चले। अब बेटा इसका जो केस आता है थोड़ा बड़ा कर देंगे इसको। चलिए अब अपन यहाँ पे केस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो केस फर्स्ट जो आता है वो बेटा आता है क्या? इफ थीटा इज 0 डिग्री। अगर अपने पास P और E, देखो एंगल जो है वो किसके बीच का है? P एंड E के बीच का। तो P और E के बीच का जो अपने पास एंगल है वो क्या हो? 0 हो। इसका मतलब क्या होता है? देखो डायग्राम आपके सामने है। अगर ये एंगल 0 होगा तो आपको पता है P और E के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0। मतलब P एंड E बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन। मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। और ये अपने पास क्या है? ये क्या है बताओ? ये अपने पास डायपोल मोमेंट। दोनों कैसे हैं बेटा? दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो बताओ टॉ कितना आएगा? दिस इज द P E साइन 0, और साइन 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 0। एकदम क्लियर है क्या बात? कितना? 0। फिर इसके बाद में अपने पास बात क्या आती है? केस 2।
अच्छा एक चीज़ और समझ लो इसके अंदर, ये अपने पास टॉ क्या है, 0 है, ठीक है। मतलब अगर अपने पास ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो ये घूमेगा नहीं। टॉ 0 होने का मतलब बेटा क्या हो गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्ट कभी घूमता नहीं है। तो अगर ये अपने पास पहले से यूं है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब ये केस कैसा है, ये माइनस का क्यू है और ये क्या है, प्लस का क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये अपने पास कभी घूमेगा नहीं। कभी घूमेगा नहीं का मतलब क्या है, अगर मान लो आप इसको थोड़ा सा यूं भी लेके जाते हो तो वापस घूम के इधर आ जाएगा। अगर आपने वापस को यूं किया वापस यूं आ जाएगा, फिर यूं करोगे फिर यूं आ जाएगा, नीचे करोगे वापस ऊपर आ जाएगा। मतलब ये इसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। आप ये समझ लो P and E wants to be in the same direction, ये आप समझ लो, wants to be in same direction, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में रहना चाहते हैं। आ रही है क्या बात समझ में, ठीक है। आप जैसे इसको हल्का सा यूं घुमाओगे वापस ऊपर आ जाएगा, ऊपर करोगे वापस नीचे आ जाएगा, इधर लेके जाओगे फिर से इधर आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये इधर ही रहना चाहता है, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। आई बात समझ, आप किधर भी लेके जाओगे बार बार घूम के इधर ही आएगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। देखो अगर आप इसको इधर लेके जाओ तो फोर्स तो इधर ही लग रहा है ना, ऐसे ऐसे घुमाने वाला, तो इसको ये क्या करेगा, यूँ रोटेट करेगा। क्लियर एकदम बात। चलिए आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा केस सेकंड। केस 2 क्या कहता है बताओ, केस 2 क्या कहता है। केस 2 ये कह रहा है कि अगर अपने पास एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होता है तो क्या मतलब हुआ बेटा, अगर 90 डिग्री होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये किधर होना चाहिए, डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, जैसे कि ये वाला केस, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है कि नहीं, और ये क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। क्लियर है। अगर ऐसा केस बनता है तो आपको पता है जो टॉ है, टॉ जो है वो कितना आ जाएगा, PE sin 90, PE sin 90। और बताओ PE sin 90 क्या है, 0। मतलब टॉ क्या होगा, सॉरी 0 क्यों होगा, PE sin 90 अपने पास क्या है, 1। sin 90 कितना होता है, 1, तो ये कितना लगेगा, PE। दिस विल बी मैक्सिमम। ओके, ये क्या है अपने पास, मैक्सिमम टॉ है। कैसा लग रहा है टॉ, मैक्सिमम। मतलब इस कंडीशन में इसके ऊपर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ऑब्वियसली सबसे मैक्सिमम लगेगा। ये इसको इधर घुमाना चाहेगा, घूम के ये वापस इधर आना चाहेगा, क्योंकि इधर क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला वो केस है, इसमें ये क्या करना चाहेगा, इधर घूमना चाहेगा ऐसे, और इस टाइम पे मैक्सिमम क्या लगेगा, टॉ लगेगा। इसके बाद में केस क्या आता है बेटा, केस थर्ड। केस थर्ड क्या कहता है, केस थर्ड बेटा ये कहता है कि अगर थीटा क्या हो, 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री, ये केस कौन सा है बताओ देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और ये क्या है अपने पास, ये क्या है, माइनस का क्यू, और ये क्या है, प्लस का क्यू। ठीक है, माइनस का क्यू और ये क्या है, प्लस का क्यू। ये इस तरफ हो गया, ये डायपोल मोमेंट हो गया। अब बताओ क्या केस है, इस केस में क्या होगा। आपको पता है फोर्स तो इधर, देखो सबसे पहली बात तो अगर ये है एग्जैक्ट ये केस है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, समझो किधर फोर्स लगेगा बताओ। इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर लगेगा इस डायरेक्शन में। दिख रहा है आपको, दिस इज द F1 फोर्स एंड दिस इज F2 फोर्स। इसके ऊपर लगेगा इधर और इसके ऊपर लगेगा, मतलब ऐसे देखो, ये अपने पास मैं इसके ऊपर अंदर फोर्स लगा रहा हूँ, इसके अंदर लगा रहा हूँ, मतलब यूँ अंदर अंदर फोर्स लगा रहे हैं दोनों तरफ। तो क्या ये घूम सकता है कि नहीं घूमेगा। मतलब इस कंडीशन में भी टॉ क्या हो जाएगा आपका पास, बताओ टॉ क्या हो जाएगा, टॉ विल बी PE sin 180। sin 180 कितना होता है बेटा, 0। तो टॉ कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा इस केस में। ओके स्टूडेंट्स, टॉ विल बी 0। अब बात क्या है वो समझो। बात ये है कि यहाँ पे अगर होगा तो घूमेगा तो नहीं, रोटेट तो नहीं करेगा, लेकिन ये इधर रहना भी नहीं चाहता। समझना बात को, ये इधर रहना भी नहीं चाहता।
जैसे मान लो अगर इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर दूँ, हल्का सा यूँ कर दूँ, देखो इस तरीके से, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है बताओ, नेगेटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, लगेगा कि नहीं। तो ये वापस किधर घूम के इधर आ जाएगा, वापस इस तरफ आ जाएगा। अभी डायपोल मोमेंट किधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखो समझो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये डायपोल मोमेंट हो गया। क्लियर है। अब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में रहना नहीं चाहते हैं। तो अब हल्का सा अगर आप इसको यूं घुमाओगे ना, तो ये इधर नहीं आएगा, ये क्या करेगा, इधर घूम के आ जाएगा। मतलब आपने हल्का सा यूं किया, इधर घूम के आ गया खट से, आपने नीचे किया, खट से घूम के इधर चला जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, आप अगर इसको यूं कर रहे थे तो वापस यूं आ रहा था, यूं कर रहे थे वापस यूं आ रहा था। इसमें क्या होगा, अगर आप यूं करते हो, जैसे मान लो यूं है, तो वापस घूम के क्या होगा, पूरा इधर आ जाएगा। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स। तो ये क्या है अपने पास, ये इधर रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। और मैंने क्या कहा, ये हमेशा कैसे रहना चाहते हैं, सेम डायरेक्शन में। तो मतलब ये हुआ, इसको अपन बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसको बोला जाता है। बोलो समझ में आ रही है क्या बात। दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट टॉपिक है, ठीक है। अब बात क्या आती है इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस अपन इसके ऊपर बेस्ड देख लेते हैं। ओब्वियसली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा एक बार दोबारा इसको रिवाइज करें, आपको 100% बात समझ में आ जाएगी। चलिए अपने पास कुछ ये क्वेश्चन है, देखो अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl इज प्लेस्ड, मतलब एक HCl मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा, HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि मान लेते हैं ये HCl मॉलिक्यूल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, सॉरी। एक बोला गया एक मॉलिक्यूल HCl इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻⁴। तो इसको इस तरीके से अपन बना लेते हैं। इसमें ऑब्वियसली फिर एंगल भी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल एंगल भी है। इफ़ द डायपोल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, डायपोल क्या बना रहा है, एंगल 30 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो अपन ये मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और अपने पास एक डायपोल यूँ रखा हुआ है। ये क्या है, अपने पास हाइड्रोजन है, ओके, और ये क्या है, अपने पास क्लोरीन है। समझ पा रहे हो। या फिर ऐसे ले लेते हैं, ये क्या है आपके पास, क्लोरीन, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। सही एकदम बात। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा बेटा वो कैसा लगेगा, इसके ऊपर तो लगेगा इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर लगेगा इस डायरेक्शन। तो वही चीज़ क्या यहाँ पे टॉ डेवलप होगा, ऑब्वियसली टॉ डेवलप होगा। अब एंगल कितना है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल है, डायपोल मोमेंट यूँ हो गया और ये क्या हो गया आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डायपोल मोमेंट एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बीच का एंगल कितना हो गया बताओ फटाफट, दिस इज 30 डिग्री। ये आपको गिवन है 30 डिग्री। अब क्या है, क्या बोला गया है, कैलकुलेट द टॉ एक्टिंग ऑन द डायपोल। क्या निकालना आपको, टॉ निकालना, और डायपोल और सॉरी की लेंथ आपको दे रखी है, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस, और ये डी डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 1.6 एंगस्ट्रॉम, 1.6 एंगस्ट्रॉम। चलिए तो अपने पास देखो सारी चीज़ें गिवन है, अपन ये चीज़ जानते हैं, टॉ क्या होता है आपके पास, PE साइन थीटा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे P डायपोल मोमेंट की, तो ये क्या होता है, Q × L, ओके। L क्या हो गया डिस्टेंस, और ये क्या हो गया E, एंड दिस इज द साइन थीटा। तो बताओ चार्ज कितना गिवन है, चार्ज। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव। मतलब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा बताओ डिस्टेंस कितनी है, 1.6 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10, ओके। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है, 10⁴, ओके। एंड साइन थीटा, साइन कितना आ जाएगा बेटा, 30 डिग्री, साइन कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। क्या अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा क्या बताओ। देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 1.6 ×
1.6, इसकी वैल्यू तो आती है अपने पास कितना 2.56, तो ये तो डायरेक्ट ही कर सकते थे, अपन कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं थी। आदमी बेटा बहुत आलसी हो चुका है आजकल, है ना, और मैं भी हो चुका हूँ। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या है बताओ, देखें कितना होता है साइन 30, हाफ होता है, तो ये हाफ कर दो, कितना आ जाएगा, फिर से हाफ हो जाएगा, तो ये तो 1.6 आ जाएगा, हाफ क्या सॉरी, कितना आ जाएगा 1.28, ओके, इंटू 10⁻⁻27। ये कुछ गड़बड़ किया है क्या बेटा, बेटा ये तो 19 है और ये 10 है, ठीक है, ये तो 29 हो गया, और ये 10⁻4 नहीं लिखा अपन, है ना, 10⁻4। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 10⁻⁻25। क्लियर है, तो दिस इज़ द आंसर। ये आपके पास कितना हो जाएगा टॉ। अच्छा, टॉ की यूनिट क्या होती है, टॉ क्या है, देखो टॉ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, तो क्या बोलेंगे अपन, न्यूटन मीटर, क्या बोलेंगे, न्यूटन मीटर। सो दिस विल बी न्यूटन मीटर, कर सकते हैं, ओके। तो ये अपने पास क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार दोबारा रिपीट करके देखें, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लोज्ड सरफेस, क्या बोला गया, इन अ क्लोज्ड सरफेस फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स तो अभी अपन ने पढ़ा का है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो बेटा ये आपका टॉ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, टॉ का टॉपिक अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में अपन पे छोटा सा टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं अपन एरिया वेक्टर। तो बेटा एरिया वेक्टर अपन कैसे समझेंगे वो देखो। एरिया वेक्टर को समझने के लिए देखो, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे अपन इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये अपने पास क्या है, एक्स एक्सिस है एंड दिस इज द वाई एक्सिस। सपोज दिस इज द वाई एक्सिस। अपन ये कहा कि यहाँ पर एक क्या है, रेक्टेंगल है। सपोज इसकी लेंथ अपन ने एल मान ली, इसकी अपने ब्रेड कितनी मान ली, या हाइट मान लो, कुछ भी आप ब्रेड मान लो। ब्रेड कितनी हो गई अपने पास, बी हो गई, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया, तो एरिया आप कैसे निकालोगे, ठीक है। एरिया अपन जनरली एल इंटू बी करके निकालते हैं ना, लेकिन अगर मुझे एरिया वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एल वेक्टर सॉरी एल। अब ये किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैप। समझ आ रही है बेटा बात, ओके। फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, ये क्या है अपने पास, बी। अब बी किधर है, वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ से इसको आप क्या बोलोगे, बी, एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज जे कैप, आई जे कैप। अब यहाँ से ये तो आ जाएगा एल बी, और ये क्या बनेगा, आई क्रॉस जे। क्लियर है। एंड आई क्रॉस जे क्या होता है आपको पता होगा सभी को, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये चीज़ ऑब्वियसली आपको आनी चाहिए, नहीं पढ़ा है तो आप रिपीट कर लो। देखो ये इस तरीके से ध्यान रख लो, आई जे और ये क्या है, के। तो बेटा अगर आप आई क्रॉस जे करते हो तो क्या आता है, के कैप, हमेशा थर्ड वाला आएगा। अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो नेगेटिव। जैसे ये इधर चल रहे हो आप जैसे के की तरफ, तो क्या आ जाएगा बेटा, आई कैप। अगर इधर चल रहे हो तो क्या आएगा, दिस इज द जे कैप। समझ पा रहे हो, दिस इज जे कैप, ठीक है। और अगर आप किधर चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ से यूँ चलना है तो क्या आएगा, माइनस का जे कैप। यहाँ से यूँ चलना है तो क्या आएगा बेटा, माइनस का आई कैप। और अगर यहाँ से यूँ चलना है तो क्या आएगा, माइनस का के कैप। समझ गए बात को,
एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है, बस माइंड में ये इमेज रखनी है आई जे के। ओके, तो आई क्रॉस जे कितना आ जाएगा के कैप, एल बी के कैप। अब मुझे बताओ के कैप किधर आएगा, ओब्वियसली या तो आउटवर्ड आएगा या इनवर्ड आएगा। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव आ रहा है अपने पास, अगर तो पॉजिटिव है तो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो किधर होगा, आउटवर्ड। अगर नेगेटिव है तो किधर होगा, इनवर्ड होगा। मतलब ये हुआ कि इसका जो एरिया वेक्टर है ना वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया, परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया। मतलब इसके अंदर भी क्या रहती है, डायरेक्शन रहती है। क्लियर है। तो अगर अपने पास कोई प्लेन सरफेस है, जैसे सिंपल ये सरफेस है, ठीक है, 2D सरफेस, अपन ये कह सकते हैं 2D सरफेस। अगर 2D सरफेस है बेटा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, सॉरी एरिया वेक्टर जो होता है वो क्या होती है, दोनों तरफ होता है, इधर भी होगा और इनवर्ड भी होगा। क्लियर है। जैसे कि मान लेते हैं ये अपने पास क्या है, ये पेपर ले लेते हैं, चलो दिस इज द पेपर। ओके, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। अगर 2D सरफेस है तो, वैसे तो 3D है ये भी, ऑब्वियसली दिस इज द 3D सरफेस, बट अगर अपन इसकी थिकनेस जो भी है मामूली से उसको 0 मान लें तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, 2D बन जाएगा। और अगर ये 2D है तो आपके पास जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा दोनों तरफ। क्लियर है एकदम बात। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मान लेते हैं ये अपने पास कोई शीट है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी एरिया वेक्टर की मैं बात करूँ तो इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास कोई 3D सरफेस है, 3D सरफेस, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास क्या है, कोई 3D सरफेस है, जैसे कि मान लेते हैं ठीक है, ये अपने पास क्या है, कोई 3D सरफेस है मान लेते हैं। तो अपने क्या कहा, इसके ऊपर जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, वो ऐसे भी होगा, ध्यान रख लेना, आउटवर्ड होगा ओनली, इनवर्ड नहीं होगा। अगर कोई 3D सरफेस होती है उसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, ऑलवेज आउटवर्ड। 4 3D सरफेस यहाँ लिख देते हैं अपन, 4 3D सरफेस, एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज आउटवर्ड, नॉट इनवर्ड, इनवर्ड नहीं होगा। जैसे कि ये अपने पास आउटवर्ड हो गया, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से ये क्या हो गया आपका, आउटवर्ड हो गया, ये यहाँ से क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया, और यहाँ से ये क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। सही बात है। ठीक है, ऐसे इसके आउटवर्ड हो जाएगा और उसके पीछे भी आउटवर्ड हो जाएगा। अगर 3D सरफेस है तो आउटवर्ड एरिया वेक्टर होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये अपने पास कोई सिलेंडर है, यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसे होगा बेटा, अगर ये सरफेस है तो इसके लिए क्या होगा, इधर होगा, है ना। अगर ये सरफेस है तो किधर होगा, इधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। देखो ये होगा इधर, अगर यहाँ से आप कोई सरफेस लेते हो तो इसके ऊपर कैसे होगा, ये आउटवर्ड होगा। समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं। क्लियर। अगर 3D सरफेस है तो एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज आउटवर्ड। जैसे कोई स्फीयर आपने ले लिया, मान लेते हैं, क्या ले लिया आपने, कोई स्फीयर ले लिया, लग रहा है क्या स्फीयर, ठीक है, ये क्या है अपने पास, कोई स्फीयर है, तो उसके ऊपर एरिया वेक्टर कैसे होगा। देखो ये अपने पास ऑब्वियसली हर जगह से यूँ ऐसे घुमा हुआ है, तो जो सरफेस इस जगह, ये जो सरफेस आ रही है ये वाली, इसके लिए क्या होगा, आउटवर्ड होगा, है। जैसा अगर मैं हल्का सा एग्जांपल लूँ, जैसे ये कर्व सरफेस है यूँ, तो इसके लिए एरिया वेक्टर कैसे होगा, ये वाला यूँ होगा और ये वाला यूँ जाएगा, ये वाला किधर जाएगा, यूँ, ये वाला जाएगा यूँ। समझ पा रहे हो। इस तरीके से ये चलता है, कर सकते हैं अपन। तो मतलब यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसे चलेगा, ये दिस इज द एरिया वेक्टर। यहाँ से अगर मान लो यहाँ पे आप कोई सरफेस लेते हो तो ये एरिया वेक्टर माना जाएगा, यहाँ पे कोई सरफेस लेते हो तो ये एरिया वेक्टर माना जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है। आगे चलें।
चलिए अब अपन यहाँ पे अगर मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहें सपोज़, ताकि आपको ये और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाए, तो मान लेते हैं ये अपने पास एक्स वाई और ये क्या है जेड है, एक्स एंड दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे सपोज़ ठीक है, ये अपने पास कोई सरफेस है, अपन ने कहा कि ये लेंथ जो है L है, L अगर सपोज करो L जो है आपके पास कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, ओके, और यहाँ से ये कितना दे दिया बताओ, दिस इधर 2 सेंटीमीटर, ओके। अब ये कैसे रखा हुआ है वो समझ में आ रहा है बेटा, ये किधर है, देखो ये x है, ये y है, और z किधर होता है, इस तरफ होता है, z किधर होता है, इस तरफ, ठीक है। और इस z, अगर ये z इस तरफ है तो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर z इधर है तो ये ऐसे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, यूँ, समझ पा रहे हो। इसको अपन ने L बोल दिया, इसको अपन ने, देखो इस तरीके से अपन समझ लेते हैं, ये है क्लियर, ऐसे रखा हुआ, ये z है, दिस इज द z, ओके। तो ये क्या हो गया बताओ, L कितना हो गया 5, और ये B कितना हो गया बताओ 2 हो गया। अब देखो आपको भी पता है अगर ये इस तरीके से है तो इसका एरिया वेक्टर या तो ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा, क्योंकि अगर अपन इसको 2D नहीं मान रहे हैं, इसको वैसे तो 3D है ओब्वियसली, अगर अपन इसको क्या मान रहे हैं 2D मान रहे हैं, अगर अपन इसको 2D मानते हैं तो इसका एरिया वेक्टर या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा। अब इसको कैलकुलेशन से निकाल लें अपन, कैसे निकालेंगे, देखो अपन को एरिया वेक्टर निकालना है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू एल इंटू बी, ये तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एल एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये बी हो गया वाई डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्या करो, ये अपने पास दोनों तरफ हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पे अगर अपन इसको इस तरीके से लेते हैं, जैसे ये इधर है और ये इधर है, मतलब ये तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये किधर है अपने पास, ये किधर है इनवर्ड, जैसे अगर मैं इसको यूँ ले रहा हूँ इसका मतलब ये अंदर यूँ इनवर्ड है, तो ये क्या हो गया अपने पास माइनस का के कैप, समझ पा रहे हो। तो एल कितना हो गया 5 आई कैप, और बी कितना हो गया अपने पास 2, ये कितना आएगा माइनस का के कैप, क्योंकि इनवर्ड जा रहा है, देखो इनवर्ड ही अभी मैंने बताया ना। अगर आपने बेटा इसको यूँ रखा है तो ये आपने बी माना है इनवर्ड, क्लियर है। तो अपने इसको क्या बोल सकते हैं बताओ, दिस इज द 10 एंड ये क्या आएगा बताओ आई क्रॉस, देखो ये माइनस तो वैसे भी आ रहा है, माइनस तो अलग कर दो, आई क्रॉस के कितना आएगा बताओ, अभी जस्ट बताया था मैंने, ये आई हो गया, ये जे हो गया और ये क्या हो गया के हो गया, ठीक है। अगर आई क्रॉस के आपको लेना है, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज में कैसा आता है बताओ, नेगेटिव आता है, तो माइनस का जे कैप आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10 और ये आएगा माइनस का जे कैप। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। अगर माइनस का जे कैप, तो माइनस का जे कैप किधर होता है, नीचे की तरफ, मतलब इसका एरिया वेक्टर किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ओके। एरिया वेक्टर किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। अगर यही चीज़ आप ऐसे ले लेते हो, जैसे ये आपने एल ले लिया और ये आपने बी ले लिया, तो ये क्या होगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर, इसलिए अपन ये बोलते हैं अगर कोई सिंपल शीट है तो एरिया वेक्टर, या 2D अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो एरिया वेक्टर ऊपर नीचे दोनों तरफ आ सकता है। कर सकते हैं क्या बताओ, कर सकते हैं, पक्का आ गया। जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैं कोई स्फीयर ले लेता सपोज, जिसकी रेडियस क्या है आर है ना, आर है, तो अगर इसका एरिया वेक्टर मुझे निकालना है तो कैसे होता है। पहली बात तो ये है क्या, इधर होने का क्या मतलब है, ये जेड है यूँ समझना, ये वाई है, मतलब ये प्लेन बन गया, कौन सा प्लेन बन गया, वाई जेड प्लेन बन गया, समझना। प्लेन का, ये प्लेन का मतलब भी बेटा आपको पता होना चाहिए। अगर ये जेड है तो ये कौन सा प्लेन होता है, एक्स जेड प्लेन, सही बात है। और अगर ये y है और ये z है तो ये कौन सा प्लेन बन गया, y z प्लेन। अच्छा ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब ये तो अपने पास हो गया z, तो ये आपका स्फीयर कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। अगर ये z है तो ये स्फीयर कैसे रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है बेटा, है ना। और अगर इसका एरिया देखोगे यूं है तो एरिया वेक्टर या तो यूं आएगा या फिर यूं आएगा, समझ पा रहे हो। एरिया वेक्टर कैसे आएगा बेटा, देखो अगर ये स्फीयर यूं रखा हुआ है ऐसे, तो एरिया वेक्टर या तो इधर या फिर इधर, तो कैसे निकालेंगे आप, देखो सिंपल सा समझ लेते हैं।
क्या बोलेंगे अपन, एरिया वेक्टर किधर आएगा, या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। स्फीयर नहीं है, सॉरी सर्कल लिया है अपन ने, स्फीयर क्या लिया है अपन ने, सर्कल लिया है। कर सकते हैं, चलिए आगे चलते हैं फिर, या फिर आगे अपने पास आता है टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर के बारे में ये नोट आपको समझना है बेटा। नोट क्या है, एरिया वेक्टर फॉर द 2D सरफेस इज आउटवर्ड इन द बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में बेटा आउटवर्ड होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। परपेंडिकुलर आउटवर्ड, अभी बताया था मैंने आपको कि अगर अपने पास इस तरीके से कोई शीट दे दी जाए जो कि 2D है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, एकदम क्लियर। और अगर कोई 3D सरफेस आ जाए, जैसे कि अभी जस्ट अपन ने बात की थी, भूले तो नहीं होंगे ना, चलो अगर कोई बच्चा भूल भी गया हो तो इस चीज़ को ध्यान रखो। जैसे ये एरिया वेक्टर हो गया, ओके, और ये भी क्या है, एरिया वेक्टर है, आउटवर्ड, ओनली आउटवर्ड होगा, इनवर्ड नहीं होगा। 3D के अंदर कभी भी इनवर्ड एरिया वेक्टर नहीं होता है, समझ जाओगे। तो ये अपने पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे चलें, चलो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास बेटा आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए तो इस टॉपिक को ओपन करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक कि आप नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू।